दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 9 है, जिसे कि हम यहाँ देखने वाले हैं। और 2 गद्य अवतरण शुरुआत में दिए जाते हैं। गद्यांश अवबोधन में सबसे अधिक नंबरों का प्रावधान होता है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से इसे हल करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। अवतरण जो है ये भाषा के बारे में आपको बता रहा है और कहा जा रहा है कि समाज की बुनियाद भाषा है। भाषा के बिना हम किसी भी समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। किसी स्थान की जलवायु, नदी, पर्वत और सर्दी, गर्मी तथा अन्य मौसमी हालात सब मिलजुल के वहाँ के प्राणियों में एक विशेष गुण का विकास करते हैं, जो कि प्राणियों की शक्ल, सूरत, व्यवहार, विचार और स्वभाव पर अपनी छाप लगा देती है। और अपने को व्यक्त करने के लिए एक विशेष बोली या भाषा का निर्माण किया जाता है। बोली अलग चीज़ होती है और भाषा दूसरी चीज़ होती है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इस तरह से हमारी भाषा का सीधा संबंध आत्मा से है, यानी भाषा आत्मा से जुड़ी हुई होती है। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा हमारी आत्मा का बाह्य रूप है और उसके एक एक अक्षर में हमारी आत्मा का प्रकाश विद्यमान है। ज्यों ज्यों हमारी आत्मा का विकास होता है, भाषा भी उतनी ही प्रौढ़ और पुष्ट होती। राजनीतिक, व्यापारिक और धार्मिक संबंध जल्द या देर से कमज़ोर पड़ सकते हैं और प्रायः टूट जाते हैं, लेकिन भाषा का रिश्ता समय और अन्य बिखरने वाली शक्तियों की परवाह नहीं करता और एक तरह से अमर हो जाता है। ये आपका अवतरण है। अब इसी के आधार पर आपको शीर्षक चुनना है और इसका सारांश प्रस्तुत करना है। सिलेबस में गद्यांश अवबोधन है आपके, ठीक है। सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखें तो गद्यांश अवबोधन तथा संक्षेपण ऐसे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो संक्षेपण तो आ ही सकता है, कम से कम एक गद्यांश में संक्षेपण रहेगा। लेकिन गद्यांश अवबोधन जो शब्द है ना, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, अर्थात भावार्थ भी आ सकता है, सारांश भी आ सकता है, या व्याख्या के लिए भी आ सकता है। मतलब कुछ भी जो गद्य से संबंधित है वो पूछा जा सकता है। तो ये कह देना सिर्फ कि संक्षेपण ही आयोग पूछता है, ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि कुछ वर्षों से लगातार संक्षेपण ही पूछा जा रहा है, लेकिन ये भी आ सकते हैं क्योंकि सिलेबस में हैं। तो चलिए, अब यहाँ सारांश भी हम देखेंगे और शीर्षक भी देखेंगे। शीर्षक इसका क्या हो सकता है? शीर्षक के लिए आपको पूरे गद्यांश को ठीक से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ भाषा के महत्व पर ही चर्चा की गई है। भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, किस जीव के लिए कितना महत्व रखती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो भाषा का महत्व इसका एक ठीक शीर्षक हो सकता है। वैसे आप चाहें तो और भी चुन सकते हैं, शीर्षक का कोई एक ही स्वरूप नहीं होता। सारांश हमें करना है, तो सारांश इसका क्या लिख सकते हैं आप? भाषा मनुष्य के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होती है और भाषा के बिना हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भाषा का सीधा संबंध हमारी आत्मा से है, अर्थात हमारा व्यक्तित्व जैसा होगा वैसी ही हमारी भाषा होगी। मतलब मनुष्य जैसा होगा वैसा ही बोलेगा। और हमारे व्यक्तित्व और आत्मा के विकास से हमारी भाषा का भी विकास होता है। हमारे अन्य संबंध जैसे कि राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक भले ही भंग हो जाएं, टूट जाएं, लेकिन भाषा वाला जो संबंध है वो हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार से आप सारांश कर सकते हैं। सारांश में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जितना संक्षिप्त लिख सकते हैं उतना संक्षिप्त लिखें, क्योंकि इसमें 1/3 वाला रेशियो नहीं चलता है और न संक्षेपण में ही चलता है। ये 1/3 का रेशियो तो आयोग इसलिए कह देता है कि आप उससे अधिक जाकर न लिखें, मतलब इस सीमा के अंदर ही लिखें। लेकिन कितना संक्षिप्त में आप अपनी बात को कह देते हैं वो कुशलता है, और वही कुशलता परीक्षक को देखनी होती है। तो नंबर उसी आधार पर अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ हमने सारांश किया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरे अवतरण को देख लें। यहाँ पर स्वच्छता के बारे में कहा जा रहा है। तो कहा गया कि स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वच्छता, और ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। बापू के उक्त कथन से यह ध्वनित होता है, यानी यह सुनाई देता है कि वह जीवन में स्वच्छता के कितने बड़े हिमायती थे, यानी समर्थक थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सिर्फ बाहरी स्वच्छता, यानी घर पड़ोस आसपास जो भी है उसके पक्षधर नहीं थे, बल्कि वो मन की स्वच्छता के भी पक्षधर थे। मतलब उसी का ज़्यादा समर्थन करते थे। बाहर से मैला कुचैला वस्त्र भी रहे लेकिन आत्मा एकदम निर्मल रहे, ऐसा मनुष्य पूज्य होता है। ठीक, जैसे सुकरात। तो इस तरह की स्वच्छता के गांधी जी भी प्रबल पक्षधर थे। उनका ये मानना था कि मन और पड़ोस स्वच्छ नहीं होगा, अगर मतलब मन जो आदमी का है वो और पड़ोस ये दोनों स्वच्छ नहीं होगा तो अच्छे और सच्चे जो ईमानदार विचार होते हैं वो दिमाग में आ ही नहीं सकते। आंतरिक स्वच्छता को वह बाह्य स्वच्छता के लिए आवश्यक मानते थे। अपने इस दृष्टिकोण में उन्होंने एक पत्र में इस प्रकार से रेखांकित किया कि मतलब जो उनका दृष्टिकोण था उसको एक पत्र में ये इंडिकेट करते हैं कि वह जो सचमुच भीतर से स्वच्छ है वह अस्वच्छ बनकर नहीं रह सकता। मतलब अंतरात्मा अगर साफ है तो बाहर से भी वो स्वच्छ रहेगा। एक सुंदर, पवित्र और समरस तथा बुराइयों से मुक्त समाज के निर्माण के लिए बापू के स्वच्छता दर्शन से श्रेष्ठ कोई और दर्शन नहीं हो सकता है। हालांकि ये अतिशयोक्ति है कि अंदर से जो स्वच्छ और निर्मल है, यानी निर्विकार है, वो बाहर से स्वच्छ रहेगा अनिवार्य रूप से, ये संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक हुए हैं कि बाहर से एकदम फटेहाल
सारे जो तन पर वस्त्र हैं वो मैले कुचैले और एकदम फटीचर, लेकिन आत्मा उनकी एकदम निर्मल। तो ये बहुत सार्थक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर हमें यहाँ लेखक के विचारों के हिसाब से ही चलना होता है, तो इसका विरोध नहीं करना है। अब इसमें शीर्षक आपको देना है और जो रेखांकित पंक्तियाँ हैं, कुल मिलाकर 2 पंक्तियाँ हैं, उनकी व्याख्या करनी। तो देखते हैं इसमें शीर्षक क्या हो सकता है। स्वच्छता का महत्व, ठीक है, स्वच्छता के महत्व पर ही चर्चा हो रही है। और रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या में पहली पंक्ति तो यही गांधी जी वाली है, स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण स्वच्छता है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा कि गांधी जी का वक्तव्य हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ देश के विकास के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। तो निश्चित रूप से है। स्वच्छता स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात हमारा समाज, देश और दुनिया भले ही स्वतंत्र है, लेकिन वास्तविक रूप में स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब मन से स्वतंत्रता प्राप्त हो। मतलब ये है कि स्वच्छता का सीधा संबंध मन की स्वतंत्रता से होता है। जब हम अपने आसपास के वातावरण और समाज को स्वच्छ देखते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा संचारित होती है और हम स्वयं को स्वच्छता के लिए प्रेरित कर पाते हैं। इसके साथ ही नए विचारों और भावनाओं का विकास होता है, जिससे लोग वास्तविक रूप में अपना विकास कर पाते हैं और लोगों के विकास से ही देश का विकास होता है। तो कुल मिलाकर सारे विकासों का क्रम जो है वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद जो अगला वाला स्टेटमेंट है, यानी दूसरे पंक्ति की व्याख्या है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि वह जो सचमुच भीतर से स्वच्छ है वह बाहर से अस्वच्छ यानी गंदा बनकर नहीं रह सकता। हालांकि ये अतिशयोक्ति है, लेकिन यहाँ हमें इसका समर्थन करना होगा। तो स्वच्छता न केवल बीमारियों और अन्य प्रकार के रोगों को दूर करती है, बल्कि भीतर नए विचार और भावनाएं भी उत्पन्न करती है। जो व्यक्ति भीतर से स्वच्छ है, अर्थात उसमें नए विचार और नई ऊर्जा आते रहते हैं, वह हमेशा इन्हें बनाए रखने का प्रयास करेगा, अतः वह अस्वच्छ बनकर नहीं रह सकता। जो व्यक्ति स्वच्छ रहना या स्वच्छता पसंद करते हैं, वे अपने आसपास के वातावरण में भी स्वच्छता देखना चाहते हैं। उनके लिए मतलब उस स्वच्छता के लिए वो प्रयासरत भी रहते हैं। एक सुंदर, पवित्र और समरस तथा बुराइयों से मुक्त समाज के निर्माण के लिए स्वच्छता आवश्यक है। तो ये पूरा इसका सिनेरियो है जिसे कि यहाँ पर बनाना है। कहने का मतलब ये कि व्याख्या में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। व्याख्या एक खुला मैदान होती है, जैसे निबंध। तो निबंध का आकार या दायरा ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ व्याख्या आपको उतनी डिटेल नहीं जानी है, लेकिन अगर 10 अंक की व्याख्या है या मान लीजिए 15 अंक की व्याख्या है, ये तो व्याख्या के आकार पर निर्भर करेगा, तो उसी हिसाब से आपको फैलाव देना है। इसमें मन के विचारों को उन्मुक्त तरीके से प्रवाहित होने देना चाहिए, तभी आप बेहतर व्याख्या कर पाएंगे। तो ये कुछ हमने किया। अब इसके बाद जो पत्र लेखन वाला हिस्सा है उसमें तार के बारे में पूछा गया है। हालांकि तार अब प्रचलन से बाहर है, मतलब इसका इस्तेमाल बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। मतलब पत्राचार के जितने माध्यम हैं उसमें तार भी सिलेबस में है। इधर लगातार आयोग ने इस पर प्रश्न पूछे नहीं, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो संभव है कि पूछा भी जा सकता है। तो ऐसी जितनी भी संभावनाएं हैं उन पर भी हमने प्रश्न बनाकर ये सभी जो मॉक टेस्ट हैं इनमें डाले हैं। तो तार लेखन में सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है। तो देखिए, तार जो होते हैं ना वो बहुत ही संक्षिप्त शब्द में लिखे जाते हैं। पहले के समय में जब बहुत ज़्यादा अभी मोबाइल और ये जो टेलीफोन थे इनका प्रचार प्रसार अपने देश में तो था नहीं, ग्रामीण जनता ज़्यादा थी, तो ऐसे में डाक घरों से यही तार प्रेषित किए जाते थे। जैसे किसी की मृत्यु हुई तो तुरंत तार उसका जाता था कि एक व्यक्ति की मृत्यु, मतलब जिस व्यक्ति का नाम है उसका नाम रखकर इनकी मृत्यु शीघ्राव, ऐसे। तो उनके जो संबंधी होते थे उनके यहाँ जब पहुँचता था तो शीघ्राव उस पर लिखा रहता था और मृत्यु की सूचना तो तुरंत ही उधर से अपना आने का क्रम करते थे। तो इस प्रकार से सूचित करने का ये माध्यम था। अब तो एक मोबाइल फ़ोन में नंबर डायल किया और घुमा दिया तो पहुँच गया सूचना, मतलब सूचना पहुँचते देर नहीं लगती। तो तार वाला काम अब समाप्त हो चुका है। अब उसकी जगह टेलीग्राम एप्लीकेशन आप देखते हैं, तो ये कोई तार का स्वरूप नहीं है, मतलब टेलीग्राम एक ऐप है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि तार का प्रचलन न होते हुए भी आपके सिलेबस में ये मौजूद है। आयोग को इसे हटाना चाहिए लेकिन हटाया नहीं। तो तार लेखन में सावधानियां क्या होनी चाहिए? कम शब्द में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शब्द में लिखेंगे तो इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा और शब्द के हिसाब से इसमें पैसा भी लिया जाता था। तार आपातकालीन और संवेदनशील सूचना देने के लिए होते हैं, सामान्य हालचाल पूछने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अतः इनके प्रारूप में द्रुतगामी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तार आप लिखा जाता है या लिखते हैं तो उसमें एक तरफ सरकारी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और दूसरी तरफ द्रुतगामी ऐसे लिखा जाता है। द्रुतगामी का मतलब होता है तीव्र गति से चलने वाले, तेज रफ्तार में चलने वाले। और तार की पुष्टि के लिए डाक के द्वारा प्रतिलिपि भेजी जाती है। ये एक इसमें मुख्य बात है। सरकारी तारों पर स्टाम्प लगाया जाना चाहिए, स्टाम्प नहीं लगा रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और इनके प्रारूप के ऊपर ही सरकारी तार अंकित होता है। सरकारी तार का मतलब है कि ये गवर्नमेंट की ओर से भेजा गया आवश्यक संदेश, जो कि संक्षिप्त है। ये कुछ तार लेखन की सावधानियां हैं जो कि उसमें शामिल होनी चाहिए या इसका पालन करना अनिवार्य होता है।
तार का एक लिखित प्रारूप देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तार का प्रारूप बना हुआ है और इसमें यहाँ राजकीय यानी शासकीय और यहाँ पर होना चाहिए द्रुतगामी, यहाँ लिखा रहता है द्रुतगामी। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर सेवा में जिलाधीश लखनऊ 1 सप्ताह के लिए धारा 144 लगा दें, बराबर सूचना देते रहें, संदिग्ध पर निगरानी रखें। इससे ज़्यादा इसमें नहीं डाला जाएगा। ये शासकीय तार है या कोई भी व्यवहारिक तार भी, मतलब दैनिक तार हो तो उसमें भी जो महत्वपूर्ण सूचना होती है उसको कम से कम शब्दों में डाला जाता है। क ख ग मुख्य सचिव और तार भेजे जाने हेतु जो यहाँ पर नीचे इसका उपक्रम है उसे देखिए। यहाँ दिनांक पड़ा हुआ है 11 जनवरी 2021 का और तार संख्या या नीचे पड़ी हुई है, इसे देखिएगा। तार संख्या आप अपनी ओर से काल्पनिक भी डाल सकते हैं। और प्रतिलिपि उक्त तार की पुष्टि हेतु प्रेषित आज्ञा से मुख्य सचिव। प्रतिलिपि जब भी प्रेषित की जाती है तो सक्षम अधिकारी की आज्ञा ली जाती है, तो वो आज्ञा यहाँ ली गई। इस प्रकार से हमने तार का एक नमूना देखा। ठीक, ये पूरा नमूना है, इसमें संक्षिप्त में पूरी बात लिखी जाती है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये लंबा होगा तो इस पर नंबर कटेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न का पहला हिस्सा आप देख रहे हैं जिसमें कि मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करना है। तो मूल शब्द यहाँ पर है समालोचना। अब ये समालोचना जो शब्द है ये मूल नहीं है, इसमें आलोचना मूल शब्द है। ठीक, सम जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ उपसर्ग है और आलोचना जब इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा समालोचना। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो आलोचना आपका जो है वो मूल शब्द है और सम जो है ये क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग को अलग करके लिखना होता है। आप चाहें तो मूल शब्द और उपसर्ग ऐसे 2 कॉलम बना लें और उसमें लिख दें, ये तरीका ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद सुसंगठित है, तो सुसंगठित में सु उपसर्ग है। सु जो है वो उपसर्ग है और संगठित जो है वो आपका मूल शब्द है। वैसे ही अभिमुख, अभिमुख में अभि उपसर्ग है और मुख जो है ये मूल शब्द है। अत्याचार में अति उपसर्ग है और जो चार है वो यहाँ पे आचार जो शब्द है ये आपका, यहाँ देखिए अति जो है वो क्या है, ये मूल शब्द है और आचार जो है वो इसका माफ़ कीजिएगा, इसमें उल्टा बोल दिया गया है। अत्याचार को आप देख लें, इसका जो संधि विच्छेद होता है। अति जो है ये उपसर्ग है आपका। ठीक, अति मतलब ज़्यादा। अति उपसर्ग जहाँ भी लगता है वहाँ मात्रा को या जो चीज़ है उसको बढ़ाने का काम करता है। और आचार, आचार जो है ये मूल शब्द है, ये आपका अत्याचार है। और अभियान का कैसे होगा, तो अभियान तो सिंपल है, उसे आप ब्रेक कर सकते हैं। मतलब अभि जो है वो आपका उपसर्ग है और यान जो है वो मूल शब्द है। ऐसे हमने किया। तो मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करने वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने के लिए भी कह देता है, तो वो आयोग की इच्छा है। अब इसके बाद यहाँ मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। तो प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं या उसे घटाते बढ़ाते हैं। तो यहाँ आप देखें कि मानवता है, मानवता में मानव जो है ये मूल शब्द है और ता आपका प्रत्यय है। तो ता को अलग करके बताएंगे कि ये प्रत्यय है। दार्शनिक में इक प्रत्यय, ठीक है, दर्शन मूल शब्द है और इक जो है वो प्रत्यय है। समझदार में दार प्रत्यय है, समझ जो है ये मूल शब्द है। ममेरा जो है इसमें मामा मूल शब्द है और एरा जो है वो प्रत्यय है। उसी प्रकार से पीड़ित जो आप देख रहे हैं ये है ना पीड़ित, तो पीड़ा इसमें मूल शब्द है, पीड़ा अर्थात कष्ट, और इत जो है वो प्रत्यय है। ऐसा हमने देखा। इसके बाद अब विलोम शब्दों की ओर बढ़ चलते हैं। तो विलोम में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है चुस्त, सुमति, ह्रास, अभिशाप, उपादेय, परमार्थ, स्थिर, वैभव, स्थावर, संयोग। इन सभी शब्दों के विलोम आपको बताने। तो इनमें आप देख लीजिए, चुस्त का क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। चुस्त मतलब जो एकदम सक्रिय हो और सुस्त मतलब जो ढीला ढाला हो। सुमति यानी अच्छी बुद्धि, तो इसका कुमति हो जाएगा। अब सुमति में मति मूल शब्द है और सु आपका उपसर्ग है। वैसे ही कुमति में कु आपका उपसर्ग है और जो मति है वो मूल शब्द है। अब देखिए ह्रास जो है इसका क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ह्रास मतलब कमी होता है। अभिशाप का वरदान हो जाएगा। उपादेय का अनुपादेय हो जाएगा। उपादेय मतलब उपयोगी, तो अनुपादेय मतलब निरुद्देश्य। इसके बाद परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। परमार्थ मतलब दूसरे का भलाई चाहना और स्वार्थ मतलब खुद का हित सिद्ध करना। स्थिर का चलायमान हो जाएगा। वैभव का क्या होगा बताइए, पराभव हो जाएगा। स्थावर का जंगम हो जाएगा और संयोग का वियोग हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका विलोम किया। अब इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला हिस्सा है। तो इसमें आप देखें, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक होता है। जिसकी गहराई न नापी जा सके तो गहराई को थाह कहा जाता है और उसमें जोड़ दीजिए अ उपसर्ग, तो बन जाएगा अथाह। नष्ट हो जाने वाला अर्थात नश्वर। और आप इसमें क्या लिखेंगे, जिस स्त्री का पति जीवित न हो तो विधवा कहा जाता है। और इसके साथ व्यर्थ खर्च करने वाला फिजूल खर्ची। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला सेगमेंट था। अब इसके बाद वाक्यों को शुद्ध करना है। तो अनेक लोगों ने, यहाँ देखिए लिखा कैसे है, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अनेक जो है वो बहुवचन है,
तो अनेकों लगाकर उसके उस मूल शब्द का और बहुवचन बनाने की क्या आवश्यकता है, जबकि वो पहले से ही अपने बहुवचन वाली अवस्था में है। तो इसका वाक्य क्या होगा, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। अब इस वाक्य को कैसे शुद्ध करिएगा, तो तितली के सुंदर पंख होते हैं, पास में सुंदर पंख होते हैं मतलब तितली के पास कोई बॉक्स है या बक्सा है जिसके अंदर वो अपने पंख रखती है, ऐसा नहीं है, उसके शरीर पर ही होते हैं। तो तितली के सुंदर पंख होते हैं। और वह अंधेरे के भीतर सड़क पर चला गया, तो वह अंधेरे में ही सड़क पर चला गया, ऐसे लिखना है। नगीना अंगूठी पर जड़वाना जरूरी है, तो अंगूठी पर नगीना जड़वाना जरूरी है। बस इसमें क्रम विन्यास की गड़बड़ थी। ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ना, क्रम गड़बड़ था। रीता बहुगुणा जोशी प्रसिद्ध राजनेता हैं, तो राजनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, राजनीति, यानी जो पॉलिटिशियन है महिला, तो उसके तौर पे यहाँ लिखा जाएगा रीता बहुगुणा जोशी प्रसिद्ध राजनेत्री। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। यहाँ मुहावरा आ गया है आपका, 10 मुहावरे हैं टोटल। इनका अर्थ सहित आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है अंगूठा चूमना। इसका क्या होगा, चापलूसी करना। अंगूठा चूमने का सीधा मतलब होता है चापलूसी करना। तो राहुल को छुट्टी देने के लिए, यहाँ आप देखें, राहुल को छुट्टी लेने के लिए अपने बास का अंगूठा चूमना पड़ा, मतलब उसकी चापलूसी करनी पड़ी। आग बबूला होना यानी गुस्से से खौल जाना या गुस्से से भर उठना। तो राम को देखते ही मोहन आग बबूला हो गया। बहुत अधिक गुस्सा आने का यहाँ जो खून खौलने से तात्पर्य है वो देखा जाता है। कहते हैं मेरा खून खौल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इसका आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे सीमा को देखते ही मेरा खून खौल जाता है। नौटंकी करना, नौटंकी करने का मतलब होता है बहाना बनाना। फालतू की नौटंकी मत करो, सीधे सीधे जो काम कहा गया है उसे करो। बोरिया बिस्तर समेटना, इसका क्या होता है बताइए, काम समाप्त हो जाना, तो वहाँ से अपना जो डेरा डंडा है उसको उठा लेना। झूठ के पाँव नहीं होते, तो झूठ के पाँव नहीं होते यानी झूठा व्यक्ति जो है वो एक बात पर स्थिर नहीं रहता है। इसके बाद अगले मुहावरे को आप देख रहे हैं, भागते भूत की लंगोटी भली, यानी जो मिल गया वही बहुत है। जब परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हों तो उसमें जो हाथ लग जाए वही पर्याप्त है। तो जिनसे कुछ न मिलने की उम्मीद हो उनसे कुछ भी मिल जाए तो यही लगता है कि भागते भूत की लंगोटी ही भली। इसके बाद 2 जून की रोटी, इसका मतलब क्या है बताइए। 2 जून की रोटी यानी 2 जून की रोटी का क्या अर्थ होता है, 2 वक्त का भोजन, ठीक है। कहते हैं ना कि 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 वक्त का खाना भी कायदे से नहीं जुट पा रहा है। एक थैली के चट्टे बट्टे यानी एक जैसा स्वभाव। एक थैली के चट्टे बट्टे अर्थात जैसे आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि श्याम और उसके मित्र सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं या एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इसके बाद मुलम्मा चढ़ाना, मुलम्मा चढ़ाना ये थोड़ा सा अलग है, लोकोक्ति या मुहावरा, आप इसे दोनों ही समझ सकते हैं। तो इसका मतलब होता है झूठा दिखावा करना। मुलम्मा मतलब होता है लेप, जैसे लोहे का सामान है उसके ऊपर सोने का पॉलिश चढ़ा दिया तो उसको कहेंगे मुलम्मा चढ़ाना। मतलब अंदर से वो है लोहा यानी सस्ती धातु और उसके ऊपर सोने का लेप चढ़ाकर उसे महंगे दाम में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या है, दिखावा, झूठा दिखावा करना। इस प्रकार से हमने यहाँ ये मॉक टेस्ट कंप्लीट किया है और अभी जो मॉक टेस्ट पेपर नंबर 10 है वो भी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। ये वीडियो सीरीज़ ये प्रैक्टिस के पर्पज़ से ही चलाई जा रही है, तो जितने भी वीडियोज़ हैं एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने जाने से पहले। तब तक के लिए नमस्कार।